बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। 3-4 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान जंग के मामले पर अमेरिका और इसराइल के दरमियान पहला बड़ा जो तनाज़ा है वो सामने आ गया है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है जी कि अमेरिका जो कि ईरान में रिजीम चेंज करना चाह रहा था, हुआ उल्टा ऐसा जी कि अमेरिका अपनी ही जो रिजीम चेंज है ना वो करा बैठा है। ट्रंप को एक शदीद झटका पहुंचा है जी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको ये भी खबर दूंगा जी कि ईरान ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल कर लिया है जिसके असरात अब ना सिर्फ पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया अमेरिका को लान तान भी कर रही है और कोस रही है इस जंग को स्टार्ट करने पर, और दबाव ट्रंप के ऊपर मुसलसल बढ़ता जा रहा है जी। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर साथ ही साथ आपको एक और खबर यह भी देनी है कि चीन जो है वो भी अब मैदान में आ गया है। ना सिर्फ चीन ने अमेरिका को तंबी की है बल्कि उसने ईरान की और ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए हैं मुश्तबा खुमैनी साहब जो हैं उनकी हिमायत का भी जो ऐलान है वो कर दिया है। ना सिर्फ हिमायत का बल्कि उनकी सपोर्ट का भी जो ऐलान है ना जी वो भी कर दिया है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि चीन भी अमेरिका ईरान जंग के मामले पर बाकायदा तौर पर मैदान में आ गया है और चीन की जानिब से एक जो स्टेटमेंट है ना वो जारी की गई है। इस स्टेटमेंट को आपको बताने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। और बैकग्राउंड ये है कि मुश्तबा खुमैनी जो कि नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं, इनका ऐलान भी हो गया है। अमेरिका ने इनके हवाले से ये धमकी दी थी जी कि अगर इनको सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया, नया लीडर मुंतखब किया गया तो फिर इनको जो निशाना है वो बनाया जाएगा, इसलिए इन्हें लीडर मुंतखब करने से ईरान बाज रहे। ये ट्रंप की जानिब से जो धमकी है वो दी गई थी और ये कहा गया था कि ये किसी सूरत भी लीडर ना बनने पाए। अब हुआ ये जी कि जब ये लीडर बन गए तो इनके लीडर बनने के बाद, इनको मुंतखब करने के बाद अमेरिका की जानिब से कुछ जो धमकियां हैं वो भी सामने आई और अमेरिका का जो प्लान था रिजीम चेंज का वो भी नाकाम हुआ। अब इस मामले के ऊपर जो चीन है ना वो सामने आ गया है और चीन ने अमेरिका को ये तंबी कर दी है कि आप मुश्तबा खुमैनी जो हैं इन्हें निशाना बनाने से बाज रहें। और ये ना सिर्फ अमेरिका को तंबी की है, अमेरिका को वार्निंग दी है, बल्कि यहाँ पर उन्होंने ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं जी मुश्तबा खुमैनी, इनके साथ भी वो खड़े हो गए हैं। अब ये बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है ऐसे टाइम पर जब ईरान अमेरिका का बड़ा नुकसान कर रहा है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जो खलीजी ममालिक है यहाँ पर भी इनको भी लाले पड़े हुए हैं। इनकी भी जो इमेज थी एक जी कि दुबई बड़ा सेफेस्ट मुल्क है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए, उस इमेज को जो है वो ना सिर्फ वो इमेज खराब हुई है बल्कि जो नुकसान भी इनका हुआ है और ईरान का भी बिलाशुबा बहुत बड़े पैमाने पर जो नुकसान है वो हुआ है। बहरहाल जी माफ कीजिएगा, चीन जो है वो मुश्तबा खुमैनी के साथ खड़ा हो गया है और इनको अगर निशाना बनाता है अमेरिका तो इसमें अब जो चीन है ना वो भी शामिल हो गया है जी कि नहीं, आपने अब इनको निशाना नहीं बनाना। तो ये एक और बड़ी हजीमत है जी अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि बहरीन जो है इनके जो बादशाह है ना वो मुल्क से फरार हो गए हैं और इसी जंग के पेश नज़र वो मुल्क से फरार हुए हैं। और सूरत हाल ये है कि अमेरिका इन ममालिक को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हुआ है। खलीजी ममालिक की जानिब से गिला भी अमेरिका को दिया गया जी कि आप तो हमें प्रोटेक्ट आपको करना चाहिए तो आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सके ईरानी हमलों से। बहरीन के अंदर जो बादशाह फरार हुए हैं इनकी कहानी ये है कि यहाँ पर जो अवाम थी ना ये ऑलरेडी जो हुकूमत थी इसके अगेंस्ट थी। और जो इमाम खुमैनी है इनकी शहादत के बाद क्या हुआ कि एक तो अवाम भी सड़कों पर निकल आई और दूसरा ये हुकूमत मुखालिफ जो अवाम थी वो ज़्यादा हुकूमत मुखालिफ भी थी, उन्हें हुकूमत ये पसंद नहीं थी। तो बहरीन के अंदर जो हालात है ना वो ज़्यादा बिगड़े और इस हद तक बिगड़ गए कि जो बहरीन के बादशाह है ना उनको फरार होना पड़ा। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका जो कि ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता था और चाहता था जी कि इनकी अपनी कठपुतली जो हुकूमत है वो आए, यूं ये ईरान के ऊपर भी काबिज हो जाएं। और ईरान के ऊपर काबिज होने का मकसद क्या था कि चीन को ये टफ टाइम दे दें जी और उनका जो ऑयल है ना वो बंद कर सके। लेकिन उल्टा हुआ क्या कि अमेरिका अपनी ही जो रिजीम चेंज है वो करवा बैठा। अब जाहिर सी बात है जो बहरीन के बादशाह हैं जी ये अमरीकी नज़ाद ही आप समझें या अमेरिका की जो सपोर्टर है वो समझें, इसीलिए अपने अड्डे जो है वो फ्राहम किए, बेसिस फ्राहम की और यहाँ से जो अटैक्स है ना वो हुए। तो उल्टा हुआ ये
कि ईरान में रिजीम चेंज करते करते अमेरिका अपनी ही जो रिजीम चेंज है ना वो करवा बैठा। रूस जो है भारत को जो इजाज़त दी गई है अमेरिका की जानिब से कि ठीक है अब आप 1 महीने के लिए जो तेल है वो खरीद सकते हैं रूस से। मौजूदा जो जंगी सूरत हाल इस वक्त चल रही है तो भारत अप्रोच किया रूस को कि जी हम आपसे तेल खरीदना चाहते हैं। अब रूस ने यहाँ पर ये किया कि भारत से ये कहा जी हम आपको तेल ज़रूर देंगे लेकिन जो हमारी ओरिजिनल प्राइसेस है ना यानी कि महंगा करके अब हम आपको तेल देंगे, क्योंकि पहले ये हुआ था जो भारत के साथ डील हुई थी तो सस्ता जो तेल है ना वो रूस की जानिब से भारत को फराहम किया जा रहा था, लेकिन भारत ने पीठ पे छुरा घोंपा रूस की और उसने तेल लेना बंद कर दिया और अमेरिका के साथ उसने जो डील है वो कर ली। तो अब जब ज़रूरत पड़ी तो भारत दोबारा गया तो रूस की जानिब से अब ये कहा गया कि ठीक है हम आपको तेल देते हैं लेकिन हम अपनी ओरिजिनल कीमतों पर ही देंगे, यानी कि जो महंगी कीमतें उस कीमतों पर ही आपको देंगे, अगर खरीदना है तो उन कीमतों पर आपको खरीदना पड़ेगा, आपको वापस से वो उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा कि आपको हम सस्ती कीमत के ऊपर जो तेल है वो फराहम करें। और मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ जी ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो तेल है ना जो भारत को दिया जाएगा ये फिर ओवरऑल भारत जो है वो आगे से यूरोप को भी सप्लाई करेगा, यहाँ तक अमेरिका की जानिब से इजाज़त दी गई है। और उस क्यों अमेरिका की जानिब से इजाज़त दी गई है क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस है ना वो आज भी तकरीबन कोई $110 फी बैरल उसकी जो कीमतें हैं वो पहुंच गई हैं, यानी कि ये कोई 80-75 के या 70 के करीब थी और आप यूँ समझें जी कि एक हफ्ते के दौरान जब से जंग चल रही है कोई 40 के करीब $40 फी बैरल के करीब जो कीमतें हैं ना वो बढ़ी हैं। और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अगले हफ्ते ये जो कीमतें हैं ना वो 150 से 200 के दरमियान आप देखेंगे। तो ये भारत को इजाज़त दी गई थी कि इससे क्या होगा जी कि जो ऑयल प्राइसेस है ना वो बहुत ज़्यादा शूट नहीं करेंगी, लेकिन अमेरिका के इस प्लान को भी बड़ा झटका पहुंचा है क्योंकि ईरान ने अब एक ऐसा हथियार इस्तेमाल कर लिया है जिस हथियार ने पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है ना इसको हिलाकर रख दिया है। और वो क्या है जी, और इस पर ईरान की जानिब से एक स्टेटमेंट भी सामने आई है कि अगर आप ये जंग जारी रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि आप $200 फी बैरल ऑयल की जो प्राइसेस हैं अगर वो अबूर हो जाती हैं और तब भी आप तेल को अफोर्ड कर सकते हैं, स्टेबल चीज़ें रहती हैं तो ठीक है आप इस जंग को जो है वो कंटिन्यू रखें। तो अब सूरत हाल ये बन गई है कि ईरान जो कि उसने अब नए हम्स बंद कर दिया, ऑयल जो है वो नहीं दे रहा और ऊपर से उनके जो ऑयल डिपोज थे, ऑयल रिफाइनरीज थी, वहाँ पर भी इसराइल की जानिब से जो अटैक थे वो किए गए। इस मामले के ऊपर बड़ा जो फड्डा है वो इसराइल और अमेरिका के दरमियान बना है, उसके ऊपर आगे चलकर मैं आपको डिटेल्स जो है वो बताता हूँ जी। लेकिन हुआ ये है कि अब इससे पूरी जो दुनिया है वो अमेरिका को प्रेशराइज कर रही है, क्योंकि ये जंग अमेरिका की जानिब से ही स्टार्ट की गई थी और फिर पेंटागन की स्टेटमेंट आ गई थी कि हमें कोई खतरा नहीं था ईरान से कि वो हमारे पर कोई अटैक कर देगा, लेकिन ट्रंप ने जो अटैक है वो कर दिया। तो पूरी दुनिया से अब ये प्रेशर आ रहा है अमेरिका के ऊपर भी कि ये जो जंग उसकी जानिब से स्टार्ट कर दी गई है इससे क्या हो रहा है कि जो अफेक्ट है वो पूरी दुनिया के इस वक्त जो ममालिक है वो हो रहे हैं। खलीजी ममालिक तो हो ही रहे हैं, जो एशियन कंट्रीज है वो तो हो ही रही हैं, लेकिन जो मगरिब है, यूरोप है, वो भी इससे अफेक्ट हो रहा है कि वहाँ पर भी जो महंगाई है वो शूट इसलिए करने जा रही है कि जो ऑयल प्राइसेस है ना वो एकदम से बढ़ी हैं। और अगर ये कंटिन्यू सिलसिला ऐसा ही रहता है तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त आज भी ये खबर सामने आई जी कि 10 रुपये मजीद पेट्रोल महंगा किया जाएगा। ऑलरेडी 322 रुपये 1 लीटर की कीमत है पाकिस्तान में पेट्रोल की, 10 रुपये और होता है तो 332 रुपये हो जाएगा। और अगले हफ्ते ये जो कीमतें अगर इसी तरह से ऑयल प्राइसेस आलमी मंडी में इंक्रीज करती गई तो ये जो कीमतें हैं वो कोई 600 रुपये फी लीटर के करीब चली जाएंगी। अगर 600 रुपये फी लीटर के करीब जाती हैं तो ऑयल प्राइसेस से ही दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड इस तरह से कर रही है कि जो दीगर आपकी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं या और बहुत सारी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएंगी। और इससे क्या होगा, एक महंगाई का इतना बड़ा तूफान आएगा कि लोग अफोर्ड तक नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा हथियार था ईरान के पास जो उसने यूज़ किया और उसने जो खलीजी ममालिक थे उन पर अमेरिका की जो बेसिस थी वहाँ पर अटैक किया। वहाँ से भी जो ऑयल है या गैस है वो उस तरह से नहीं फराहम किया जा रहा दीगर कंट्रीज़ को, तो जो मार्केट है ना ऑयल की वो मुसलसल ऊपर जा रही है और इसने अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है ना वो क्रिएट कर दिया है। ऊपर से नाज़रीन एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि इसराइल की जानिब से जो कुछ ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज थी उनको जो टारगेट किया गया था, अब इस मामले के ऊपर अमेरिका जो है उसके साथ उसका फड्डा बन गया है। और फड्डा ये बना है कि अमेरिका की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऑयल रिफाइनरीज को आपको अटैक नहीं करना चाहिए था। और इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि ज़ाहिर सी बात है, एक तो जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा शूट नहीं होने देना था और दूसरा ये कि हमें जो ऑयल है ना वो चाहिए था
ये नहीं था कि हम वहां पर मतलब है कि उनको तबाही कर दें और जो ऑयल है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाए। तो हमें जो ऑयल था ना वो चाहिए था, उसकी जरूरत थी। तो ये एक जो तनाज़ा है वो इन दोनों के दरमियान उठ खड़ा हुआ है। और फिर ऊपर से हुआ ये जी कि उन ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करने से क्या हुआ है कि मतलब इस वक्त ईरान के वो जो शहर है ना वहां पर जो काले बादल है ना वो मंडरा रहे हैं। और जो आबो हवा है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि वहां पर इस वक्त जो लंग्स की या जो खांसी है या सांस लेने में इस वक्त लोगों को उन जगहों पर, खास तौर पर जहां पे अटैक्स हुए उन जगहों पर तकलीफ जो है वो हो रही है। और वहां जो आसमान है ना, आसमान के ऊपर काले स्याह बादल जो है ना वो छाए हुए हैं। और इवन के जो ब्लैक बारिश आप कहते हैं ना, काली जो बारिश है, जो बारिश भी वहां पर कुछ बरस रही है। तो ब्लैक बारिश या मतलब गंदे पानी की जो बारिश है ना वो बरस रही है। तो जाहिर सी बात अगर ये बरसती है तो इससे मजीद जो बीमारियां हैं वो कैफियत भी बनती है। और फिर जो बादल होते हैं ना, जाहिर सी बात है इन्होंने ईरान के ऊपर ही नहीं रहना, ये मूव करते रहेंगे और मूव करते करते दीगर कंट्रीज की तरफ भी जाएंगे। तो जाहिर सी बात है बादलों का कोई वो तो नहीं होता कि हमें मतलब वीज़ा की ज़रूरत है तो हम एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को जो है वो क्रॉस करें। तो इसने भी बड़ा परेशान जो है वो इस चीज़ ने बड़ी परेशान कुछ सूरत हाल जो है वो ओवरऑल पैदा कर दी है। तो ये जी इस हवाले से भी कुछ दीगर डिटेल्स थी। आगे चलते हुए पाकिस्तान से भी कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। और बल्कि इससे पहले एक और ख़बर आपको देता चलूँ जी। और ख़बर ये है कि जो मुश्तबा खुमैनी हैं इनको जो मुंतखब किया गया है, अब इस पर जी काफ़ी ज़्यादा तनकीद ये भी हो रही है कि देखें ना वही मोरूसी सियासत है। इनके जो वालिद थे वो पहले सुप्रीम लीडर थे, अब उनके बाद ये मुंतखब हो गए हैं। तो उन लोगों के लिए ये अर्ज़ है कि वैसे ही मुंतखब नहीं हो गए, इनकी पूरी फैमिली की कुर्बानियाँ हैं। और फिर दूसरा ये कि जिस नशिस्त के ऊपर ये बैठे हैं वो नशिस्त ऐसी नशिस्त नहीं है कि वहाँ पर आपने जो शाह खर्चियाँ हैं वो करनी है और कोई अयाशी वाली नशिस्त है। वो नशिस्त ऐसी है कि हर टाइम पे ख़तरा है कि जी अभी कोई मतलब है कि जो अटैक है वो हो जाएगा और उस अटैक के नतीजे में मतलब है कि मौत या जो है वो वाक़या हो सकती है या हम जो है वो मर सकते हैं। तो वो जो नशिस्त है ना वो कोई इतनी मतलब फूलों की सेज नहीं है, बल्कि आप यूँ समझिए कि वो कांटों का हार है जिस नशिस्त के ऊपर ये बैठे। और कांटों का हार इसी तरह से ही है कि जाहिर सी बात है अब आपको हर टाइम अपने उस पर वो होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उनका एक वो है जी कि हम अगर होता भी ऐसा तो हम शहीद जो है वो कहलाएंगे। तो ये इस वजह से आप देखा जाए तो इसको कोई मोरूसी सियासत आप नहीं कहेंगे। और फिर ईरान की जो अवाम है, ईरान की जो सारी लीडरशिप है वो मुत्तहिद है और वो जो है वो अपने मुश्तबा खुमैनी जो हैं और इनसे पहले इनके जो वालिद थे उनके साथ जो है वो खड़ी हुई है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो अवाम है वो आपके साथ खड़ी हो, क्योंकि इस सिचुएशन में ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। इवन कि आपको अपनी जो फैमिली है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर जिस तरह से धमाके हो रहे हैं ईरान में, जो नुकसान हो रहा है, जो माशी सूरत हाल वहाँ पर बिगड़ रही है, ज़ाहिर सी बात है खाने पीने की अशिया है, तो इससे अफेक्ट कौन होता है? ज़ाहिर सी बात है अवाम भी तो अफेक्ट होती है, फैमिलीज जो है वो अफेक्ट होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो आप फाइट कर रहे होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप फाइट कर रहे होती हैं, आपकी फैमिली सफ़र कर रही होती है, तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन अवाम वहाँ की यकसू होकर खड़ी हो चुकी हुई है। तो ये जी इस वक्त ओवरऑल खिता जो है उसकी सूरत हाल आपके सामने रखी है। खासतौर पर चीन अब ये जो मैदान में आ गया है ना, ये बड़ी कंसर्निंग सूरत हाल है खासतौर पर अमेरिका के लिए। और वो इसलिए जी कि अमेरिकी हुकाम की जानिब से अब ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं जी कि ईरान के ऊपर कब्जा करने का, रिजीम चेंज करने का जो मकसद था, ज़ाहिर वो ये मकसद था जी कि ईरान को एक रस्ते से हम हटा देंगे और दूसरा उसके ऊपर कब्जा करने के बाद अमेरिका जो है वो चीन को माशी महाज के ऊपर कम्पीट जो है वो कर पाएगा, क्योंकि उस साइड पर अमेरिका कम्पीट नहीं कर पा रहा और जो चीन है वो खामोशी से सुपर पावर बनकर उभर रही है। तो चीन के लिए भी ईरान इस हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ही इस चीन की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है ना वो सामने आ गई है। और अब ये स्टेटमेंट देना कि अगर आपने इनको निशाना बनाया तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इनको निशाना बनाने से यानी कि आप बाज रहें, तो ये सीधी सीधी तंबी भी है अमेरिका को। और अमेरिका ज़ाहिर सी बात इस मामले के ऊपर भी सोचेगा कि अगर चीन की जानिब से भी ये चीज़ सामने आ रही है और फिर अगर हम मजीद कुछ इस तरह का मामला करते हैं और चीन जो है वो खुलकर सामने आ जाता है तो फिर ऑलरेडी हम एग्जॉस्ट हुए पड़े हुए हैं, तो हम चीन को किस तरह से फेस करेंगे। और चीन के खिलाफ हम अगर महाज खोलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो रूस है वो भी देखेगा और वो भी इसे ज्वाइन कर लेगा। तो ये जी ओवरऑल सारी जो सूरत हाल है वो बनी हुई है। इस पर मजीद जो भी डिटेल्स होते हैं आपसे शेयर करते रहेंगे जी। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।